इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 6 से लेकर 13 तक के बारे में। इससे पहले की वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 5 तक बात कर चुके हैं, इसलिए इस भाग में 6 से लेकर 13 तक के बारे में चर्चा करेंगे। अब 6 क्या कहती है? क्या अंतरित किया जा सकता है? क्या अंतरित किया जा सकता है? तो इसमें 10 चीज़ें दी गई हैं। उन चीज़ों को छोड़कर सब कुछ ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ, क्या चीज़ है? उदाहरण के तौर पे जो 10 पॉइंट दिए हैं वो क्या है? नंबर 1, किसी वसीयत में संपदा पाने की संभावना, किसी व्यक्ति के मरने के बाद उसे संपत्ति मिलेगी, या अन्य प्रकार का अंतरण। एक तो ये हो गया। इसका एक उदाहरण ले लीजिए। होता क्या है कि पिता के न रहने के बाद संपत्ति पुत्र के नाम आती है, लेकिन संरक्षक माँ होती है। माँ संपत्ति बेच देती है। माँ और बेटे के बीच मुकदमा चलता है। माँ ये दर्शाती है कि वसीयत द्वारा मिली थी, और बेटा ये कहता है कि माँ द्वारा लगाई गई वसीयत फर्जी थी। इसी दौरान बेटे को पैसे की आवश्यकता हुई। बेटे ने एक व्यापारी से कहा, भाई देखो 100 बीघा ज़मीन है, हमें मिल जाएगी, मुकदमा चल रहा है, माँ का तो फर्जी वसीयत है, जीत जाएंगे और हमें 25,000 रुपये दे दो, हम जीत जाएंगे, तुम्हारे नाम कर देंगे या तुम्हारा पैसा वापस कर देंगे। बात तय हो गई। उसके बाद बेटा संपत्ति जीत गया और उसने व्यापारी को 25,000 रुपये नहीं दिए। वो व्यापारी बेटे पर उसने मुकदमा किया। जब मुकदमा किया तो न्यायालय में उस व्यापारी को कुछ नहीं मिला, क्योंकि संभावनाओं का अंतरण नहीं होता है। बेटे ने क्या कहा था, हम जीत जाएंगे तो तुम्हें दे देंगे। ये संभावना थी, मिल भी सकता था, नहीं भी मिल सकता था। संभावना का अंतरण नहीं किया जा सकता है। दूसरा, ये एक पॉइंट था, 10 पॉइंट है, इसमें ध्यान रखिए। दूसरा क्या है? पुनः प्रवेश का अधिकार। हमने एक आदमी को पट्टा दिया, कहा तुम्हें आप केवल क्या करना, सिर्फ गेहूँ बोना या खेती करना। अब वो कोई अन्य काम करने लगता है तो वापस ले लेगा। पुनः प्रवेश का अधिकार। तीसरा क्या हो गया? सुखाचार। सुखाचार के मतलब कि हम घर तो बेच रहे हैं, लेकिन घर में जो धूप आएगी वो तुम नहीं लोगे, ये नहीं हो सकता है, साथ में चला जाएगा वो तो। 3 हो गए। चौथा, व्यक्तिगत अधिकार। व्यक्तिगत अधिकार मतलब होता है खाने खर्चे का अधिकार लेना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। व्यक्तिगत अधिकार होते हैं, उसका अंतरण नहीं होता है। भावी भरण पोषण का अधिकार। यदि कोई भरण पोषण पत्नी लाना चाहती तो लाए, वही ला सकती है। वाद लाने का अधिकार। कोई ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, जिसको वाद लाना है वही लाए। लोक पद। हमको 2 पद, हम 2 जगह हमारा सिलेक्शन हो गया है, 1 जगह हम बेचे दे रहे हैं, ये नहीं हो सकता है। स्टाइपेंड्स, पेंशन, उनका अंतरण नहीं हो सकता है। भाई बाबा कहें ऐसा करो भाई, पेंशन हमारे नाती नाम कर दो, ये नहीं हो सकता। ये यहाँ तक हो गए 8। 9वां ये है कि जो विधि विरुद्ध है, ऐसे ध्यान रखिए, कॉन्ट्रैक्ट 23 भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 23 नहीं है, क्या अंतरित किया जा सकता है। इसका मतलब है 5 चीज़ों को छोड़कर सब कुछ अंतरित किया जा सकता है। मतलब जैसे कि ऐसे कोई संविधान विधि विरुद्ध हो, लोकनीति के खिलाफ हो, शरीर संपत्ति के लिए हो, कपट के लिए हो, इनका अंतरित नहीं किया जा सकता है। ये कहती है। 9वां नंबर था। 10वें में ये है, जिसका खुद अच्छा हक नहीं है वो क्या ट्रांसफ़र कर सकता है? क्या वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। मतलब हमें आजीवन अधिकार मिला है, हम किसी चीज़ को बेच सकते हैं? नहीं बेच सकते। जिसका खुद हित अच्छा नहीं है वो दूसरे को संपत्ति नहीं दे सकता है। ये 10 पॉइंट हैं। इसमें ये बताया गया है कि इन चीज़ों का अंतरण को छोड़कर सब कुछ अंतरित किया जा सकता है। लेकिन कोई अवयस्क है, अवयस्क क्या कर सकता है? दान ले सकता है, संपत्ति खरीद सकता है, लेकिन क्या नहीं कर सकता है? वो पट्टा ग्रहीता नहीं हो सकता है, संपत्ति बेच नहीं सकता है। अनुज्ञ दावे का ट्रांसफ़र हो सकता है। वाद लाने का अधिकार को अंतरित नहीं किया सकता, लेकिन अनुज्ञ दावे का ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अब आते हैं 7 में, सक्षम अंतरणकर्ता कौन होता है? कौन संपत्ति अंतरित कर सकता है? तो भाई 2 ही लोग कर सकते हैं।
नंबर एक, भाई हमारे नाम कोई संपत्ति है या तो हम अंतरण कर दें, या फिर दूसरा तरीका क्या है, यदि हमारे नाम संपत्ति तो है लेकिन हमने क्या कर दिया, पावर ऑफ अटॉर्नी दूसरे नाम कर दी, तो जिसके बाद मुख्तारनामा लिख दिया जाएगा वो भी संपत्ति को ट्रांसफ़र कर सकता है। इसके अलावा पता लगा कोई एक व्यक्ति दिवालिया हो गया है, उसमें कोई एक रिसीवर नियुक्त किया गया है, वो बेच सकता है। किसी व्यक्ति की संपत्ति में प्रशासक और निष्पादक बेच सकता है, और कोर्ट ऑफ वार्ड वो भी संपत्ति को ट्रांसफ़र कर सकता है। मतलब जो संपत्ति का मालिक है वो ट्रांसफ़र कर सकता है, या मालिक के अलावा कौन चार लोग कर सकते हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी, या किसी व्यक्ति जो दिवालिया हो गया उसके संपत्ति का रिसीवर, तीसरा किसी संपत्ति में निष्पादक और प्रशासक नियुक्त किया गया वो, और चौथा कोर्ट ऑफ वार्ड वो कर सकते हैं। और जो मालिक है वो तो ट्रांसफ़र कर ही सकता है, लेकिन मालिक के अंतर्गत सक्षम हो, अर्थात वयस्क हो, अवयस्क न हो, विकृचित ना हो अर्थात स्वचित हो, और विधि द्वारा उसे डिस्क्वालीफाई घोषित ना किया गया हो, वही लोग संपत्ति अंतरित कर सकते हैं। ये कहती है 7। 8 क्या कहती है, घर के साथ जाएगा क्या। घर के साथ घर में लगी हुई सारी चीज़ें, अब कहो कि घर तो हम दे देंगे लेकिन हम दरवाज़ा नहीं बेचेंगे, दरवाज़ा भी जाएगा, स्थान भी जाएगा, सुखाधिकार भी जाएगा, जितनी प्रसंगतियाँ हैं, पाइपलाइन भी जाएगी, बिजली के तार भी जाएंगे, सब चले जाएंगे। मतलब उससे जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं, प्रसंगतियाँ हैं, 8 ही कहती है सब उसके साथ चली जाएगी, उसे आप रोक नहीं सकते हैं। अब 9 क्या कहती है, मौखिक अंतरण। मौखिक अंतरण में क्या ये है कि क्या मौखिक अंतरित किया जा सकता है, तो कहते हैं हाँ किया जा सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें दे दी गई हैं उनको छोड़कर। क्या, 100 रुपये से अधिक स्थावर संपत्ति का अंतरण यदि कर रहे हो, मतलब टीपी एक्ट की धारा 54 में है कि अंतरण कर रहे हो तो लिखित और रजिस्ट्रीकृत द्वारा ही होगी। उत्तर प्रदेश में स्थावर संपत्ति का मूल्य कुछ भी हो, 1 रुपये भी हो, तो भी लिखित और रजिस्ट्रीकृत द्वारा ही होगी। फिर 59 में ले लो, सादा बंधक रजिस्टर्ड ही होगा। अन्य कोई बंधक है जो है 100 रुपये से अधिक है, वो भी रजिस्टर्ड ही होंगे। अब 100 रुपये से 1 साल से अधिक की भूमि का पट्टा कर रहे हो, 107 में है, कोई पट्टा कर रहा है 1 साल से अधिक का, तो लिखित और रजिस्ट्रीकृत ही होगा। 100 रुपये से अधिक संपत्ति का विनिमय किया जा रहा है 118, वो लिखित और रजिस्ट्रीकृत ही होगा। और दान किया जा रहा है 123, वो भी लिखित और रजिस्ट्रीकृत ही होगा। अनुचित दावा 130 में है, वो लिखित तो होना चाहिए लेकिन पंजीकरण आवश्यक नहीं है। मतलब जितनी बात हम बोले, चाहे वो स्थावर संपत्ति हो, चाहे वो सादा बंधक हो, चाहे 100 रुपये से कोई अन्य अधिक बंधक हो, अमूर्त संपत्ति का एक भी मूल्य हो, रजिस्टर्ड ही होगी, 1 साल से अधिक का पट्टा हो, दान हो, विनिमय हो 100 रुपये से अधिक का, और अनुचित दावा। अनुचित दावा लिखित ही होना चाहिए, पंजीकरण आवश्यक नहीं है। इनका अंतरण मौखिक नहीं हो सकता है, बाकी सबका हो जाएगा। ये कहती है धारा 9। 10 क्या कहती है, 10 ये कहती है कि अन्य संपन्न को अवरुद्ध करने वाली शर्तें। मतलब 2-3 उदाहरण देता हूँ, आप समझिएगा। हम आपको ज़मीन बेच रहे हैं लेकिन तुम ज़मीन दूसरे को मत बेचना, अंतरण मान्य है, शर्त शून्य है। या हम ज़मीन आपको बेच रहे हैं, हम जिसको कहें उसको ही बेचना, उतने ही दामों पर बेचना, ऐसी हम शर्त लगाते हैं तो अंतरण मान्य है लेकिन शर्त शून्य हो जाएगी। अन्य संक्रमण को अवरुद्ध करने वाली शर्तें, मतलब जब हम एक चीज़ ट्रांसफ़र कर चुके हैं तो फिर मामला ख़त्म, फिर हमें कोई शर्त लगाने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम शर्त लगाते हैं तो वह शर्त अपने आप शून्य हो जाएगी। लेकिन हाँ, आंशिक शर्त लगा सकते हैं। मोहम्मद रजा बनाम अब्बास बीबी वाला वाद है एक, क्या है, 4 भाई रहते थे एक मकान में, तो उन्होंने शर्त लगा दी कि भाई कोई भी बेचेगा यदि मकान तो पहले तीनों भाइयों में से किसी को एक को बेचेगा। ऐसी शर्त लगाई गई, ये शर्त मान्य थी। लेकिन इसके अपवाद क्या है, अवरुद्ध करने वाली शर्तों की, हमने पट्टा दिया तो हम पट्टे में ये लगा सकते हैं कि हम पट्टा दे रहे हैं, तुम किसी दूसरे को पट्टा नहीं दोगे, ये शर्त मान्य है। या हम पट्टा दे रहे हैं केवल खेती करोगे, ये शर्त मान्य है।
दूसरा अपवाद क्या है, हिंदू मुस्लिम बौद्ध स्त्री ना हो। फिर फॉरेन में अंग्रेज बचाए, हम उस स्त्री को विवाह के समय दिया गया घर, कहा तुम जब तक रहोगी शादीशुदा लड़के के साथ तब तक ये घर यूज कर सकती हो, या तुमने यहाँ से हटती हो तो घर चला जाएगा। वहाँ पर ऐसी शर्त मान्य है, मतलब हिंदू मुस्लिम बौद्ध स्त्री ना हो, यदि स्त्री को ऐसा दिया गया है तो मान्य है। और तीसरा क्या है भाई, विधिक अधिकार है। अब कोई वसीयत के द्वारा कोई निर्बंधन लगा दे, वसीयत में कुछ दान में कुछ क्लास लगा दे, तो विधिक अंतरण में वो मान्य हो जाएंगे, ये भी अपवाद में आ जाएगा। अर्थात इसके 3 अपवाद हुए, पट्टा, विदेशी महिला और विधिक। ये क्या था, अन्य संक्रमण को अवरोध करने वाली शर्तें। अब 11 क्या कहती है, हित में निर्बंधन। मतलब जो ट्रांसफर में प्रतिबंध 10 और प्रयोग करने में प्रतिबंध 11। मतलब 11 क्या कहती है, हम आपको घर दे रहे हैं, इसमें कभी जुआ का खाना मत खुलवाना। अंतरण मान्य है, शर्त शून्य है। अंतरण मान्य है और शर्त शून्य हो जाएगी कि भाई हाँ ठीक है। मतलब जब हमने कोई चीज़ ट्रांसफ़र कर दी तो हम कोई ऐसी शर्त नहीं लगा सकते हैं कि जो उसको प्रयोग पे प्रतिबंध लगाती हो। लेकिन हाँ क्या है, एक केस था, केस का नाम नहीं ध्यान आ रहा, देखते हैं जरा एक सेकंड। टाल्क नाम मोक्से अपवाद है, टाल्क नाम मोक्से वाले बाद में। इसमें क्या था, ये प्रतिबंध लगाता है। उदाहरण, 2 मकान थे अगल बगल, उसने प्रतिबंध लगा दिया कि जो बीच की जगह है ना, उसको कोई अवरोध नहीं लगाएगा, कोई बनाएगा नहीं, खुली रहेगी, सब कोई प्रयोग करेगा। ऐसा प्रयोग की शर्त, यूज़ की शर्त लगाई जाती है तो ये मान्य है। मतलब 2 घर अगल बगल हैं, बीच में जगह खाली है, तो ये लगा दिया गया चाहे हम बेचें चाहे कोई बेचे, बीच की जगह सदैव हवा पानी के लिए दोनों लोगों के लिए खाली रहेगी। ऐसी शर्त मान्य है। ये कहती है 11। 12 क्या कहती है, दिवाले पर अंतरण। एक आदमी ये कहता है कि हम इनको संपत्ति दे रहे हैं, बाय द वे दिवालिया हो जाए तो संपत्ति पुनः हमारे पास आ जाएगी। ऐसी शर्त शून्य है। मतलब हम इनको जमीन, हमने जो 10 बीघा बेच रहे हैं, बाय द वे दूसरे को अंतरण करना चाहे तो हमारे पास आ जाए, या ये दिवालिया हो जाए तो हमारे पास फिर से आ जाएगी। यदि ऐसी कोई शर्त लगाता है तो ऐसी शर्त शून्य हो जाएगी। 13 क्या कहती है, अजन्मे बच्चे के पक्ष में अंतरण। क्या जो बच्चा अभी आया नहीं है, क्या उसके पक्ष में अंतरण किया जा सकता है? हाँ किया जा सकता है, लेकिन बीच में एक बिचौलिया तो रख दो। मतलब एक आदमी की शादी अभी हुई मान लीजिए, दूसरे बाबा ने कहा हम इनको संपत्ति देते हैं जिंदगी भर के लिए, बाद में इनके बच्चों को। तो पिताजी संपत्ति कभी बेच नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ पिताजी के मरने से पहले बच्चों को आ जाना होगा। यदि बच्चे नहीं आए और जिसको संपत्ति का आजीवन हित दिया था वो मर गया और बच्चे कोई हुए नहीं, तो वो संपत्ति पुनः किसके पास चली जाएगी, जिसने संपत्ति उन्हें दी थी। ए ने बी को आजीवन हित, उसका उनके बच्चे को। पता लगा शादी हुई थी, उसी समय बाद मर गए, बच्चा हुआ ही नहीं, तो संपत्ति फिर ए के पास चली जाएगी, अर्थात जिसने दान दिया था। इसी में एक केस है, वाईटी बनाम मोक्ष। वाईटी बनाम, हाँ वाईटी भी नाम था, दोहरी संभावनाओं का अंतरण। इसमें क्या था, आप ये नहीं कर सकते हो कि हम एक ए को आजीवन हित, उसके बाद जो उनके पुत्र होंगे उनको आजीवन हित, उसके बाद जो उनके पुत्र होंगे उनको आजीवन हित। ऐसा नहीं किया जा सकता है। जब भी कभी अजन्मे बच्चे के पक्ष में अंतरण किया जाएगा तो उसे निहित हित प्राप्त होगा। यदि उसको भी आप आजीवन हित देते हैं तो आजीवन हित पूर्ण हित नहीं होता है, बल्कि समाश्रित हित होगा और वो शून्य हो जाएगा। कहने का मतलब ये, यदि अजन्मे बच्चे के पक्ष में अंतरण करना चाहते हैं, बच्चा अभी आया नहीं है, तो बीच के समय में कोई एक ऐसे व्यक्ति को संपत्ति दे दीजिए, जब तक बच्चा आए तब तक उसके पास वो रहे। और अजन्मे बच्चे के पक्ष में जब भी अंतरण करेंगे तो पूर्ण अंतरण करेंगे, उसके पक्ष में आजीवन अंतरण नहीं होगा। ये था आपका
धारा 6 से लेकर 13 तक, 14 से लेकर आगे धाराओं में, और जो मुख्य मुख्य धाराओं होंगी उस पर ही चर्चा होगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें, आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।